आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है। इससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट करा था डेट इज सेप्टिक अर्थराइटिस, उसमें और इसमें मैंने आपको क्लियर एक डिफरेंशिएट मार्क मार्क बता दिया था कि क्या होता है सेप्टिक अर्थराइटिस और क्या होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्या मैंने बोला था क्या होता है सेप्टिक अर्थराइटिस? सेप्टिक अर्थराइटिस मैंने कहा था इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट। जॉइंट के इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? सेप्टिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस वर्ड ऑलवेज किसके लिए होता है? जॉइंट के लिए। ठीक है ना। तो वहां पर जो जॉइंट में इन्फेक्शन हो रहा था उसे हम बोलते थे सेप्टिक अर्थराइटिस। वहीं अगर वो जॉइंट की जगह बोन में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियो ऑलवेज रिजेंबल वर्ड फॉर दी बोन्स। ठीक है ना। तो वो जो सेप्टिक अर्थराइटिस था वो पूरा जॉइंट्स के इन्फेक्शन के लिए था, और जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये पूरा बोन के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है। तो हम जॉइंट इन्फेक्शन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे बोन इन्फेक्शन। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, इसका नाम से समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं? कैसे, अगर इसको अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में करें तो कैसे हो रहा है? ऑस्टियो, इसका मतलब बोन आपका सीधा सीधा। मलाइटिस का मतलब क्या होता है? एम वाई का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पस। मलाइटिस का एम इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पस, पस का बनना। ठीक है। और आइटिस का मतलब तो आप इन्फ्लामेशन समझते ही हैं। ठीक है। तो ये वर्ड का मतलब है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि सर ऑस्टियोमाइलाइटिस, तो ठीक है, एक सिंगल वर्ड में अगर इसे बोले तो क्या बोलेंगे? दैट इज बोन इन्फेक्शन। क्या बोलेंगे इसे? बोन इन्फेक्शन हम बात करेंगे। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट पूरा हम पढ़ेंगे कैसे होता है, किसमें क्या है, क्या पॉजिटिव एजेंट रहेंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा, कैसे डायग्नोस करना है, क्या पैथोफिजियोलॉजी रहती है। इस ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में आप फर्स्ट ईयर अनाटोमी में भी पढ़ के आ चुके हो। फर्स्ट ईयर अनाटोमी में भी आपने पढ़ा होगा। अगर एक वर्ड याद आ रहा होगा, हेयर पिन बैंड लाइक स्ट्रक्चर इन दी प्रेजेंट मेटाफाइजिस ऑफ बोन। हेयर पिन बैंड स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता था जब बोन के बारे में पढ़ के आओगे फर्स्ट ईयर अनाट में, तो वहां पर ये बताया गया था कि उस शेप की वजह से ही बहुत ज्यादा प्रोन होता है। उन सब की बात हम करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम सबको कंप्लीट करके देंगे। बस मैंने आप रिमाइंड के लिए कोशिश करी थी। ठीक है। क्या होता है? ओस्टियोमाइलाइटिस इज सिंपली अ पायोजेनिक इन्फेक्शन, यानी यहां पर पस फॉर्मेशन होना है। तो इट इज अ पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ द कैंसिलस पोर्शन ऑफ द बोन। क्या उन्होंने बोला? एक पायोजेनिक इन्फेक्शन है जो कहां प्रेजेंट होता है? कैंसिलस पोर्शन ऑफ द बोन। व्हाट इज कैंसिलस पोर्शन ऑफ द बोन? बोन के दो पार्ट होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कॉर्टिकल एंड कैंसिलस। कॉर्टिकल वाला कौन सा पार्ट होता है? ये आउटर पार्ट होता है, और कैंसिलस वाला पार्ट होता है इनर पार्ट। क्या होता है ये जो आपको मैश वर्क दिख रहा है इसे क्या बोलते थे? क्या होता है? कैंसिलस बोन इज अ मैश वर्क ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज। क्या बोलते हैं ना? ट्रेबिक्यूलाई। तो इज अ मैश वर्क ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू दैट इज ट्रेबिक्यूलाई ऑफ मैच्योर मैच्योर एडल्ट बोन। किसी भी मैच्योर एडल्ट बोन में ये प्रेजेंट होता है। अगर मैं वर्टिब्रास की बात करूं तो कहां वर्टिब्रा में कहां मिलता है? फाउंड इन कोर ऑफ वर्टिब्रा बोन्स। वर्टिब्रे के कोर में मिलता है, और लॉन्ग बोन्स की एंड में मिलता है। एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, ये दिख रहा है। ये अभी हमारी क्या लॉन्ग बोन है, फीमर दिख रही है। तो इसमें क्या दिख रहा है? ये आपका फीमर है। अब फीमर में ये देखो जो एंड एंड में लॉन्ग बोन के एंड्स में मिलता है, यानी अगर मैं बात करूं तो मेटाफाइजिस और एपिफाइजियल एंड पे। ठीक है। इस पे हमें देखने को मिलता है। तो और इसी में इन्फेक्शन होता है, यानी यहां से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि जो इन्फेक्टिव पार्ट होगा वो मेटाफाइसिस ज्यादा होगा। मैं आपको बताऊंगा मेटाफाइसिस ही क्यों होता है, क्या है वो सब, अभी बात छोड़ो। अभी तो समझो कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो कैंसिलियस बोन है। बोन के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टिकल बोन आउटर हार्ड सरफेस होती है, अंदर वाला जो पार्ट होता है बोन के अंदर उसे हम बोलते हैं कैंसिलस बोन, जो कि स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है, जो कि एक फ्रेम, क्या होता है? फ्रेमवर्क है, फ्रेम मैश वर्क होता है, जिसको ट्रेविक्यूलाई बोलते हैं हम इसको। ठीक है। और ये मैच्योर एडल्ट बोन में कंप्लीटली प्रेजेंट हमें मिलता है। ठीक है। इसी के अंदर ब्लड, किसी भी बोन की आर्टेरियल सप्लाई इसी के अंदर होती है। अगर एक बोन, हर किसी को जरूरत है ना, बोन को भी तो उसकी ब्लड सप्लाई की जरूरत है जिससे उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जो सप्लाई है वो उसको यहीं पर प्रेजेंट होती है। ठीक है। अंदर अंदर की तरफ उसे प्रेजेंट होती है। तो वो इन्फेक्शन कहाँ होगा? अंदर वाले पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में नहीं होता। बोन में जो इन्फेक्शन होता है वो कैंसिलस वाले पार्ट में होता है, अंदर वाले पार्ट में। क्यों प्रेजेंट होता है अंदर वाले पार्ट में? क्योंकि अंदर ही आर्टेरियल सप्लाई होती है। जो अब इसमें मैं बताऊंगा कि क्यों, क्योंकि वो एक तो सबसे बड़ी चीज है, वो स्पॉन्जी रीजन है। स्पॉन्जी टिश्यू होने की वजह से और वहां स्पेस प्रेजेंट है, तो बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रोथ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि जो भी ग्रोथ ग्रोथ है वो सब कुछ यहीं पर होती है।
तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा कहीं कहां पर होते हैं, कैंसिलस बोन में ही होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम उन सबकी आगे बात करेंगे। इन्फेक्शन ऑफ द बोन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस। सेकंड डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, या इनसे भी जो इन्फेक्शन होते हैं, मोस्टली मेजरली बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑफ द बोन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑस्टियोमाइलाइटिस। दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट और क्रोनिक के किस चीज पे डिवाइड करा है हमने, कि हमने बात करी है पहले कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तब वो जो इन्फेक्शन करता है उसे एक्यूट बोलते हैं। अगर वो ठीक नहीं हुआ, फैलता चला गया, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो गया, तो उसने पूरी बोन को इन्वॉल्वमेंट में ले लिया, तो हम उसे क्रोनिक बोल देते हैं। बस यही एक सिंपल डिफरेंस होता है। अब क्या होता है, जो एक्यूट इन्फेक्शन आपको दो टाइप से होगा, दो रूट होते हैं, एक होता है प्राइमरी रूट, एक होता है सेकेंडरी रूट। इसको आप सेप्टिक अर्थराइटिस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि सेप्टिक अर्थराइटिस में हमने हेमेटोजेनेस को, जो हमने वहां पर रूट बताया था ना सेप्टिक में, उसमें हमने जो ब्लड को रूट बताया था, वो हम बोल रहे थे कि वो इनडायरेक्ट रूट है। वहां पर हमने ऐसा प्राइमरी और सेकेंडरी करके नहीं बोला था। वहां पर हमने जो वो क्या बोलते हैं अर्थराइटिस वाला पढ़ा था, वहां हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वहां पर हमने जो ब्लड है उसे हमने इनडायरेक्ट रूट में रखा था, इनडायरेक्ट रूट में। डायरेक्ट रूट में हमने क्या रखा था कि कोई आसपास के सीधा जॉइंट में ही कोई इन्फेक्शन जैसे फ्रैक्चर और वो उन सब से हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता उसमें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो फैलता है ब्लड से। अब यही इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट, अगर आप यहां से ये पकड़ लोगे क्यों प्राइमरी ब्लड से, क्योंकि ऐसा है क्योंकि बोन में देखो, अब जो सेकेंडरी क्या है कि बोन फ्रैक्चर हो गई, टूट गई, या फिर आप सर्जरी कर रहे हो तो कोई बैक्टीरिया घुस गया, तो आप उसे सेकेंडरी बोलोगे, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। बोन में इन्फेक्शन 99% होता है ड्यू टू हेमेटोजेनियस रूट, ब्लड के थ्रू ही। और ये मोस्ट कॉमन होता है बच्चों में, आगे बताऊंगा क्यों बच्चों में कॉमन होता है। ब्लड के थ्रू ही ट्रेवल करता है, क्योंकि बोन के अंदर बोन के अंदर जो आर्टरी ट्रेवल, जो आर्ट्रियल सप्लाई है, आर्ट्रियल सप्लाई उसी से ब्लड जा रहा है बोन के अंदर, उसी में बैक्टीरिया अंदर जाके चला जाता है। अब कैसे चला जाता है, क्या रूट है, किस तरीके से, हेयर पिन बैंड स्ट्रक्चर अगर याद आ रहा होगा फर्स्ट ईयर का, तो मैं भी समझाऊंगा भी पूरा, तो उसी तरीके से रहता है। इसमें क्या है, वो बस आर्टरी में आपका भी इतना समझो कि आर्टरी से, आर्टरी के थ्रू, ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया बोन के अंदर इजिली पहुंच जाते हैं। बाहर से एक्सटर्नल इतना पॉसिबल नहीं है। वो तो यह है कि कोई बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए, बोन पूरी इतनी इतनी खतरनाक टूट गई कि अंदर का पूरा स्पॉन्जी एरिया बाहर आ गया, यानी पूरा कौन सा फ्रैक्चर हो गया, डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टाइप, डिस्प्लेस्ड टाइप ऑफ फ्रैक्चर हो गई, बोन पूरी अलग ही हो गई, तब आपके चांसेस हैं। या कोई बोन ऑपरेशन में बोन कट कर रहे हो पूरी, तो बाहर के चांसेस हैं। वरना जो इंटरनली जो प्राइमरी सबसे पहले लेके जाता है दैट इज ब्लड। तो ब्लड के ही सबसे ज्यादा यहाँ चांसेस होते हैं। दिस कैन बी प्राइमरी हेमेटोजेनियस और सेकेंडरी फॉलोइंग एन ओपन फ्रैक्चर और बोन ऑपरेशन। और यही मैं कह रहा हूँ कि हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमाइलाइटिस इज द कॉमनेस्ट, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ, बोन की आउटर सरफेस जो होती है कॉर्टिकल वाली, वो कितनी हार्ड होती है। आप इमेजिन करो, आपको लग रहा है कि कोई बैक्टीरिया आएगा और बोन की जो कॉर्टिकल सरफेस है उसको तोड़ के उसके अंदर घुस जाएगा। इमेजिन करने में भी हो रहा है। अब ये होगा कि हाँ, कि बोन टूटे और इतनी खतरनाक टूटे कि जो पूरा कैंसरस पार्ट है वो सामने आए, तब बैक्टीरिया अंदर एंटर कर पाएगा। वो सेकेंडरी हो गया। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि जो उसके किसी के अंदर जाना है, किसी के घर के अंदर जाओगे तो क्या, गेट के थ्रू। तो उसके जो सप्लाई कर रहा है उसमें चले जाओ। इसमें जो बैक्टीरियल जो क्या ब्लड सप्लाई जा रही है उसी इसमें चले जाओ, उसमें बैठ के चले जाओगे तो ऑटोमेटिक अंदर पहुंच जाओगे। तो बैक्टीरिया के लिए बहुत ईजी रूट हो गया पहुंचना, एक बोन के अंदर पहुंच के इन्फेक्शन कराना। इसीलिए हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमाइलाइटिस द कॉमनेस्ट एंड इज ऑफ्टन सीन इन चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि भैया बच्चों में क्यों ज्यादा है, क्या रीजन है कि हमें ये बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसका रीजन ये है बिकॉज जो चाइल्ड की जो बोन्स होती है ना, वो ग्रोइंग फेज में होती है। अगर मैं लाइन बोलूं तो बिकॉज चाइल्ड्स ग्रोइंग बोन हैव एन इंक्रीज ब्लड सप्लाई। चाइल्ड जो बच्चों की बोन है वो क्या, भी ग्रोइंग फेज में है, और बॉडी में कोई भी चीज ग्रोइंग फेज में उसे सब चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी जब चीज कोई ग्रो कर रही है तो उसे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, यानी इनडायरेक्टली बोले तो उसे बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड चाहिए। यानी जितना ब्लड अभी हमारी बोन को चाहिए उससे ज्यादा अमाउंट में ब्लड किसको चाहिए, एक बच्चे की बोन को। अब जितना ज्यादा ब्लड मिल रहा है और जितना ज्यादा हमने बात करा कि हेमेटोजेनियस रूट है वो उतना ही खतरनाक है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोन है
इन्फेक्शन के लिए, तो ब्लड ज्यादा चाहिए, इसलिए ब्लड ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो उनमें परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस वैसे ही ज्यादा हो गए। तो बिकॉज चाइल्ड्स ग्रोइंग बोन हैव एन इंक्रीज ब्लड सप्लाई दैट मेक्स इजियर टू बैक्टीरिया टू गेट इनटू द बोन। ज्यादा ब्लड सप्लाई की वजह से बैक्टीरिया को जो परसेंटेज ऑफ चांसेस है वो ज्यादा हो गए। हमारे कंपेयर में अगर आप देखोगे, जितना ब्लड हमें चाहिए उससे बहुत ज्यादा ब्लड होना चाहिए, तो ब्लड ज्यादा ट्रेवल कर रहा हो, ब्लड ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो जो परसेंटेज ऑफ चांसेस हो जाएंगे वो बच्चों में ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू एडल्ट। इसलिए जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये आप समझिए कि ये बच्चों में बहुत कॉमन देखने को मिलता है एज कंपेयर टू एडल्ट, क्योंकि उनकी जो बोन है, आपसे कोई पूछे भैया बच्चों में क्यों मिल रहा है, क्योंकि सर उनकी जो बोन है वो ग्रोइंग फेज में है, और ग्रोइंग फेज वाली चीजें जल्दी खराब भी हो सकती है, बहुत इजीली कुछ भी हार्म हो सकता है, क्योंकि अभी वो इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि वो अपने आप को संभाल सकें, अभी अपने आप को बनाने में लगी हुई है, प्लस उसको हैवी ब्लड सप्लाई चाहिए, और सबसे ज्यादा जो उसका रूट है वो ब्लड ही है, और जितना ज्यादा वो ब्लड ट्रेवल करेगा तो उतना ही कोई चीज प्रोन होगी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। इसलिए बच्चों में ही ज्यादा प्रोन होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, याद रखना। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वाई वाई में कैसी क्यों बात है, या वैसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि बच्चों में ही क्यों ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉमन है। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, आपको सीरीज वाइज याद करने हैं, परसेंटेज वाइज याद करने हैं तो आप वैसे याद कर सकते हो और आपको सीरीज वाइज याद नहीं करने तो आप डायरेक्ट नाम याद कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि सीरीज वाइज ही याद हो। सीरीज वाइज का मतलब ये होता है जो उनके नाम का पहला लेटर होता है वही वो सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको सीरीज वाइज याद, आपको अगर बैक्टीरिया के नाम याद है तो ऑटोमेटिक उसी आगे वो सीरीज लिख दोगे। सबसे ज्यादा जो उसमें कॉमन सॉरी जो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है। स्टेफिलोकोकस ओरियस है वो आपका, और यही बैक्टीरिया आपका सेप्टिक अर्थराइटिस में भी बहुत कॉमन था, 50% यही था। इसलिए मैंने उस टाइम पे आपसे कहा भी था कि जो स्टेफिलोकोकस ओरियस है वो इसे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया बोलते हैं, ये थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी है ब्लड, क्योंकि ये ऐसे है कि थोड़ा भी अगर ब्लड में जैसे पेशेंट का सपोज करो क्या हो गया कि मान के चलो पेशेंट को कहीं और जगह ब्लड में मतलब कहीं और जगह उस पेशेंट को चोट लगी या बच्चे को और कहीं बॉडी में चोट लग गई, ठीक है, मतलब उसको वुंड इन्फेक्शन हो गया दूसरी जगह, अब वो बैक्टीरिया तो सपोज करो हाथ में कहीं इन्फेक्शन हुआ उसमें वो ट्रेवल कर गया ब्लड में, अब वो ब्लड तो पूरी बॉडी में जाता है ना, वो बैक्टीरिया तो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है, अब वो जैसे ही वो ब्लड बोन में जाएगा, और बोन में तो अभी ग्रोइंग फेज में बच्चों की तो हैवी ब्लड सप्लाई चाहिए, तो वो इजिली वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर चला जाता है और अपनी ग्रोथ कर लेता है बोन के अब आप बोलोगे सर ऐसे तो ब्लड सब जगह जा रहा है, सब जगह इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा बोन में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, मैं उसको बताऊंगा अभी, उसका मेन रीजन भी दूंगा कि बोन के अंदर ऐसा आर्टरियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी वजह से जब बैक्टीरिया अंदर जाता है तो वो फंस जाता है, वो चाहे तो ब्लड की फ्लो की वजह से बाहर निकल जाए, क्योंकि जो बैक्टीरिया ट्रेवल कर रहा है वो ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया ब्लड में स्विमिंग करते हुए जा रहा हो, उसे तो ब्लड का फ्लो लेके जा रहा है, ब्लड फ्लो से लेके जा रहा है। अब जो आर्टरी जो किसकी बोन्स के अंदर है तो वहां भी तो ब्लड फ्लो जा रहा है, तो उसका एक स्ट्रक्चर बताऊंगा अभी कि एक आर्टरियल जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बोन में वो ही गड़बड़ क्रिएट कर देता है, उसका वो शेप की वजह से क्या होता है वो बैक्टीरिया वहां ट्रैप होके फंस रह जाता है, और वही हेयरपिन स्ट्रक्चर है जिसको मैं कंप्लीटली आपको इमेज दिखा के अभी अच्छे से आगे जस्ट अभी इसके बाद ही समझाने वाला हूं। सीरीज से आपको जैसे स्टेप मैंने कहा था स्टेफिलोकोकस ओरियस इज द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, है ना, तो वो हर चीज की कोई भी इन्फेक्शन हो स्टेफिलोकोकस ओरियस तो सबसे आगे आपको सबसे पहले यही खड़े मिलेंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि कोई स्पेशलाइज्ड हो, है ना, जैसे कोई बैक्टीरिया के लिए कोई स्पेशलाइज्ड डिसीज करा रहे तो वो उसी से होगी, कोई स्पेशलाइज्ड वायरल इन्फेक्शन तो उसी से होगा, एक कॉमन की बात कर रहा है, ये इन्फेक्शन कोई डिमार्केबल नहीं है कि भैया जो एक इन्फेक्शन है यही है पर्टिकुलर, ये क्या है ओवरऑल बोन इन्फेक्शन है। तो उसमें जो स्टेफिलोकोकस ओरियस है, फिर उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस हिमोलाइटिक्स हुए, सैल्मोनेला ऑस्टियोमाइलाइटिस थोड़ा बहुत रेयर है, ये एस सीरीज में क्यों होगा क्योंकि तीनों की तीनों एस से हैं, ठीक है। आप तो नाम याद कर लो सीरीज वैसी हो जाएंगी, जैसे पी से आपका सूडोमोनास न्यूमोकोकस ये सारे बैक्टीरिया ना, सी सीरीज में आपका क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई और कॉलीफॉर्मस यानी आपका मोस्ट कॉमन इकोलाई, बी सीरीज में ब्रूसेला और बैसिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन, इसको भी हमने इससे पहले भी हम जितने भी इन्फेक्शन पढ़ के आए तो हमने हमेशा पढ़ा है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एच इन्फ्लुएंजा जो बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। सेप्टिक अर्थराइटिस में भी हम पढ़ के आ चुके थे कि जो सेप्टिक अर्थराइटिस में जो बच्चों में जो सबसे कॉमन सेप्टिक अर्थराइटिस कराता है वो कौन सा बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हमेशा याद रखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमेशा बच्चों में अगर कोई भी चीज इन्फेक्शन होता है सबसे पहले अगर कोई प्रोन है कोई भी बैक्टीरिया अगर वो सबसे ज्यादा कर रहा है तो वो कौन सा है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और ये हमने सेप्टिक अर्थराइटिस में भी आपका पढ़ा था।
ये बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सी कॉमन है? 7 to 4 ईयर्स में ज्यादा आपका है, ठीक है। ये 7 मंथ से लेके 4 ईयर तक में आपका ज्यादा कॉमन, और ये बच्चों के लिए ये टी सीरीज में जैसे ट्रेपोनोमा पैलिडम, ट्यूबरकुलर बैसिलस। फंगल्स में आपको याद कर एक्टिनोमाइकोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस, ये आपके फंगल वाला बहुत लेस कॉमन होता है। आप अगर इतने सारे नाम याद करो, 4-5 नाम याद कर लो, बहुत कॉमन है। कौन कौन से याद कर लो? जैसे स्टेप्टोकोकस ऑरियस याद कर लो, स्टेप्टोकोकस हिमोलाइटिक याद कर लो, है ना। बाकी ई कोलाई तो हमेशा याद रखता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, है ना। स्यूडोमोनास। बाकी एक दो नाम आपको जो और सही लग रहा है, जो सिंपल है याद करने में, उन्हें याद कर लो। एक फंगल का याद कर लो, दोनों जरूरी। एक्टिनोमाइकोसिस तो हमेशा ही याद रहता है, एक फंगाई, है ना। तो इतना आपके लिए एग्जाम में लिखने के लिए बहुत हो जाएगा। बाकी जितने आपको याद हो जाए उतने ठीक है। अब हम मेन समझेंगे, अब हम सारी बातें करेंगे कि इसके बारे में कि ये क्या क्या फैक्टर्स है, होस्ट फैक्टर जो और एक इन्फेक्शन कराने के चांसेस बढ़ा देते हैं। इंडिविजुअल में चांसेस देखो, बच्चों में मैंने बताया एज, चिल्ड्रन में 88%, चिल्ड्रन में 88% और एडल्ट में सिर्फ 12% इन्फेक्शन होता है। और रीजन मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मेल थोड़े से ज्यादा होते हैं इन्फेक्शन के लिए, फीमेल थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कुछ रहते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर में मतलब कैसे, जहां पर कहीं पर मतलब थोड़ा गंदे हाइजीन वगैरह, अब आप समझ रहे हो, हाइजीन वगैरह, इम्यूनिटी वगैरह, ये भी थोड़ा करती है। नहीं तो बैक्टीरिया तो कितने सारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको बहुत चीजें जल्दी। लोकल फैक्टर्स आसपास के, है ना, आपकी स्किन और वो सब कैसे हैं, तो वो सारे भी आपको क्या रहेगा, बहुत रहेगा। एक याद रखना, स्किन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है ऑस्टियोमाइलिटिस कराने के लिए। स्किन, क्योंकि स्किन क्या, बोन के स्किन इन्फेक्शन से इजीली ब्लड में ट्रेवल कर जाते हैं, और वहीं का ब्लड है तो वो इजीली चला जाता है। तो स्किन इन्फेक्शन भी बहुत लोकल फैक्टर में बहुत कॉमन फैक्टर होता है ऑस्टियोमाइलिटिस कराने के लिए, याद रखना। अब हम एक एक करके बात आते हैं कि और क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से एक बोन क्यों ऑस्टियोमाइलिटिस के लिए कॉमन हो जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट अभी जो अब इतनी देर से हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, हम उसे समझते हैं। डेट इज, अभी ये सारे समझेंगे, देखो 6 के 6 समझेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हेयर पिन बैंड ऑफ द मेटाफाइजल वेसल्स, ठीक है। अब क्या होता है, पहले तो हम इसकी जरा इमेज खोल लेते हैं। हेयर पिन देखा है? हेयर पिन मतलब कैसा होता है? जस्ट अ सेकंड। पहले तो आपको ये पता है ना कौन सा मेटाफाइजियल और एपिफाइजियल क्या होता है, हम सब जानते हैं। तो एक बोन में 3 एंड होते हैं। जो ऊपर का एंड होता है उसे क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं एपिफाइसिस। बीच वाला जो नेक वाला पार्ट होता है जो एपिफाइस, और नीचे वाले को बोलते हैं डाइफाइसिस। ये साफ्ट को क्या बोलते हो आप, डाइफाइसिस। ये दोनों तरफ होता है, जैसे एपिफाइसिस भी नीचे वाला हो गया, फिर डाइफाइ वो एपिफाइसिस के बाद क्या आता है, मेटाफाइसिस, और बीच का ये साफ्ट होता है इसे हम बोलते हैं डाइफाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस क्या है, बिल्कुल आउटर वाला पार्ट, और मेटाफाइसिस क्या होता है, इट इज अ नेक ऑफ बोन विच इज प्रेजेंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डाइफाइसिस। अब क्यों इतना मेटाफाइसिस को हम जोड़ दे रहे हैं, हम जरा समझने की कोशिश करेंगे कि गड़बड़ है जो है वो मेटाफाइसिस में ही है, मेटाफाइजल आर्टरी में गड़बड़ है, ड्यू टू इट्स शेप, उसके शेप की वजह से। ऐसा नहीं है कि ब्लड है वो एपिफाइशियल आर्टरी में नहीं जाता, कि मेटाफाइसिस वाली आर्टरी में नहीं जाता, कि भैया बाकी सब न्यूट्रिशन आर्टरी में नहीं जाता, फिर सब ब्लड तो सब में जाना है। फिर मेटाफाइशियल आर्टरी इतनी ज्यादा वेसल्स प्रोन क्यों है, ड्यू टू इट्स हेयर पिन स्ट्रक्चर। अगर आपने हेयर पिन देखी है तो इस तरीके से हेयर पिन होती है, हेयर पिन होती है ना इस तरीके से, अगर आपने देखी हो बालों में लगाने वाली होती है, ब्लैक कलर की आती है। तो अब गड़बड़ क्या है, अब यही शेप यहाँ पर सब खराब कर देता है। क्या होता है, जो ब्लड इसमें से ट्रेवल करता है, जब ब्लड इसमें से इस आर्टरी के अंदर जाता है, तो वो क्या, ड्यू टू इट्स राउंड, इस राउंड की वजह से ब्लड इजिली यहाँ ट्रैप होके रह जाता है। अगर आर्टरी सीधी हो, फ्लैट हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ की जो आर्टरी है वो फ्लैट है, निकल जाती है एपिफाइसिस की, डाइफाइसिस की आर्टरी फ्लैट है, निकल जाती है। गड़बड़ हो जाती है जब ये आर्टरी प्रेजेंट कौन सी है, ये वाली, ये जो आर्टरी है, ये जो हेयर पिन बैंड बन रहा है ना, ये वाली, ये आर्टरी सब खराब। इसमें क्या, जो ब्लड इसके अंदर जाता है तो यहाँ ट्रेवल, बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। वहां पर बैक्टीरिया देखो, हेयर पिन बैंड देखो, ये वाला जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में
अब ये देखो, इसमें से जब ब्लड यहाँ जाएगा ना, तो जब यहाँ पर ये राउंड फेज होते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया, जैसे अब यहाँ से ब्लड आया, फ्लो है, अब यहाँ पर जब यहाँ पर टर्न लेता है तो फ्लो फ्लो क्या है, थोड़ा सा स्लो होता है, तो बैक्टीरिया इजिली इन कॉर्नर्स पे चिपक जाते हैं, वो फ्लो में जा नहीं पाते कि वापस यहाँ पर, यहाँ चिपक के रह जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आर्टरीज होती है, जिस तरीके से डायग्राम दिखाया, इसी तरीके से यहाँ ये आर्टरीज प्रेजेंट होती है। देखो देख रहे हैं इस तरीके से कितना हेयर पिन बैंड है, और यही सब खराब कर देता है। हेयर पिन बैंड वेसल्स क्या होता है, इंक्रीज वेसुलरिटी कॉजेस पूलिंग ऑफ ब्लड का लेक ऑफ ब्लड। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, ड्यू टू इट्स कर्व ब्लड थोड़ा सा, क्या मैंने बोला ना कि थोड़ा सा स्लो होता है, जो फ्लो है ब्लड का वो थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू यहाँ पर तो हल्का सा जो ब्लड की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है ड्यू टू इट्स स्लोइंग इन नेचर। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि वहां पर, और ये क्या एंड आर्टरी, ये क्या थोड़ा टर्न ले रही है, तो बहुत ज्यादा इजिली इनमें कोई बैक्टीरिया आकर यहाँ फंस जाता है, इजिली ट्रैप हो जाता है। तो इसी वजह से जो सबसे ज्यादा एरिया प्रो किसी भी बोन में प्रोन होगा इन्फेक्शन के लिए, वो कौन सा होगा, इपीफाइसिस के मेटाफाइसिस के डाइफाइसिस, इट इज मेटाफाइसियल एरिया। मेटाफाइजल एरिया सबसे ज्यादा, अगर जो ऑस्टियोमाइलिटिस में हम देखते हैं इन्फेक्शन, तो सबसे ज्यादा अगर आपको 99% अगर आप किसी भी बोन का एरिया पूछोगे, अच्छा बोन का कौन सा एरिया इन्फेक्टेड हो गया है, तो जो सबसे पहले आपको, देखो ऐसा होता है फिर आगे चल के ट्रेवल कर जाएगा, लेकिन आपको 99% ऑरिजिन किसी भी बैक्टीरिया का दिखेगा, वो दिखेगा मेटाफाइजल एरिया। कौन सा एरिया दिखेगा भैया, मेटाफाइजल एरिया आपको नजर आने वाला है। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत है बच्चों में, इसके साथ सबसे बड़ी गड़बड़ यही प्रेजेंट हो गई। क्या हो गई, अब एक दिमाग लगाओ, बच्चों में क्या होता है कि ग्रोथ करती है, बच्चों में क्या बोन तो ग्रो कर रही है, समझ के आ रहे हो, है ना, बच्चों में बोन है वो आपकी ग्रो कर रही है। किस तरीके से होता है कि इस तरीके से ये आपकी, ठीक है, अब क्या है, ये तो आपका एपीफाइशियल वाला पार्ट है, एपीफाइशियल, ये आपका मेटाफाइशियल है, और ये आपका जो शाफ्ट है ये आपका डाइफाइशियल। अब हम वेसल्स वाला पार्ट तो सर हम समझ गए कि ठीक है, जो यहाँ पर वो वेसल्स है वो इस तरीके से रखी हुई है, इसलिए मेटाफाइशियल गड़बड़ होता है। अभी बच्चों में क्या गड़बड़ कर देता है, बड़ों में इतनी तकलीफ नहीं करेगा इन्फेक्शन हो गया, लेकिन इन्फेक्शन तो दोनों में करेगा, लेकिन बच्चों में एक स्पेशल पॉइंट क्रिएट कर देगा। वो क्या, कि बोन की ग्रोथ को अल्टर कर देगा। सर क्यों बोन की ग्रोथ को अल्टर कर देगा, क्योंकि यही जो कि बोन है ना, जो मैंने बोला ना, हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, लाइफ में आप सिर्फ तभी तक लंबे होते हो जब तक आपकी बोन ग्रोथ करती है। और एक मेल में बोन ग्रोथ करती है 15 से 16 17, अब तो हर चीज बहुत कम हो गई है, 16 17, और फीमेल्स में 15 16। थोड़ा सा एक एक साल और आगे पकड़ लो, क्योंकि ऐसा होता है कि बायोलॉजी में सच सारी चीजें आपकी रेयर होती हैं। कुछ लोगों में 18 तक 19 तक, जब तक आपकी बोन ग्रोथ करती है तभी तक आप लंबे होते हो। उसके बाद चाहे कॉम्प्लेन पी लो, चाहे दुनिया भर की कोई भी दवाई खा लेना, स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लो, आप लंबे नहीं हो सकते अगर एक बार आपकी बोन की ग्रोथ रुक गई। क्योंकि आपको जो लंबा करता है वो आपकी बोन करती है, क्योंकि जब तक आपकी बोन लंबी हो रही है तब तक आप लंबे होते हो। आपकी बॉडी में जो लंबी होने वाली चीज है वो आपकी बोन ही है। अब बोन कहाँ से लंबी होती है, कहाँ से लंबी होती है, बोन लंबी होती है एटा मेटाफाइजियल एरिया पे। क्यों सर, मेटाफाइसिस पे क्यों होती है, क्योंकि मेटाफाइसिस पे प्रेजेंट होती है ग्रोथ प्लेट। क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है आपकी ग्रोथ प्लेट, और यही ग्रोथ प्लेट अपने साइज में बढ़ती है, तब आपकी बोन होती है लंबी, और तब आप लंबे होते हो। तो इसी वजह से अब जब होता है, जब बैक्टीरिया इसी एरिया में फंस के वो क्या करता है बच्चों में, इसी ग्रोथ प्लेट को अल्टर कर देगा, इसकी ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देता है। और बेचारे अब क्या होता है, जिस पार्ट में हो गया वो वाली बोन ग्रो नहीं कर पाई। अब सपोज करो फीमर में हो गया, राइट फीमर में इन्फेक्शन हो गया, तो लेफ्ट वाली तो कर रही है ग्रो नॉर्मली, राइट वाली नहीं कर पाती। लेफ्ट वाली में तो इन्फेक्शन नहीं है, वो तो ग्रो कर गई, लेकिन राइट वाली नहीं कर पाई। तो फिर क्या, आपके लिम्ब डिस्टर्ब दिखेंगे, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा दिखेगा, है ना, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपकी ग्रोथ अल्टर हो गई, ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है मेटाफाइसियल पे। ठीक है, अगर अब आपको मालूम है ना, बहुत सारी सर्जरीज होती है लंबे होने के लिए, क्या करते हैं हम, डाइफाइसिस इसी एरिया को काट कर यहाँ पर एक आपकी बोन को लंबा कर देते हैं। यही यही एक ऑप्शन बचता है कि एज के बाद जब ग्रोथ रुक गई तो उसके बाद आप सर्जरी करा के ही सिर्फ लंबे हो सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचता। बहुत सारे मार्केट में ब्रांड आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आप खाते हो, कुछ भी कर लेना, एक बार बोन की ग्रोथ रुक गई फिर कोई चीज नहीं होती। और एक बार ग्रोथ, क्योंकि मेन क्या होता है, ये ग्रोथ प्लेट ना फ्यूज कर जाती है, ये जो ग्रोथ प्लेट होती है मेटाफाइजियल पे, ये फ्यूज कर जाती है, और एक बार ये फ्यूज हो गई तो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर ये दोबारा एक्टिवेट नहीं होती किसी भी चीज से। तो हेयर पिन बैंड ऑफ द मेटाफाइजियल बेशल आप समझ चुके होंगे। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मेटाफाइजियल हेमरेज।
मेटाफाइजल हेमरेज मतलब क्या, ये जो मेटाफाइसिस की जो आर्टरीज है ये रप्चर हो जाती है, फट जाए इन केस। तो बैक्टीरिया अगर आ रहा है यहाँ पर और ये रप्चर हो गई तो वो ब्लड वहीं पर रह गया, ब्लड वहीं रह गया, ब्लड निकल नहीं पाया, ब्लड आगे नहीं जा पाया, तो बैक्टीरिया यहीं पे इजीली उसे लोकेशन मिल गई। तो एक रीजन हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है वो यही होता है। ऐसे तो बहुत सारे रीजन है, एक करके सबकी बात करेंगे, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है हेयरपिन बैंड है। दूसरा कौन सा हो गया, मेटाफाइजल हेमरेज हो गया। डिफेक्टिव फैगोसाइटिस हो गए है ना, कुछ ऐसे फैगोसाइटिस आपके आ गए, बैक्टीरिया आ गए जो अंदर डिफेक्ट क्रिएट कर दिया, तो डिफेक्टिव फैगोसाइट होगा। रैपिड ग्रोथ एट दी मेटाफाइसिस, रैपिड ग्रोथ भी ऑफ दी मेटाफाइसिस भी, के देखो आपका एक बहुत रीजन बन जाता है। क्योंकि ऐसा होता है जब मेटाफाइसिस की जब ग्रोथ, क्योंकि मैंने बता चुका हूं ग्रोथ प्लेट कहाँ प्रेजेंट होती है मेटाफाइसिस पे, तो ग्रोथ कहाँ होती है वहीं। जब एक्सट्रीम लेवल एकदम बच्चों में क्या जब एज आती है, जैसे लड़कियों में आप एक मैच्योरिटी वाली एज देखते हो, बॉय में देखते हो, जब वो एक ईयर्स आते हैं, जो 1-2 साल आते हैं एकदम सडन, जैसे आप गर्ल्स में देखते हो कि 10th के बाद 11th में कुछ अलग ही होता है, लेकिन मेल्स में थोड़ा आपको लेट मिलेगा देखने को, 11th के बाद, 11th के बाद आपको देखने को मिलता है। यानी एक एज होती है कि उनमें 13-14, इनमें नियर अबाउट 15 के आसपास जो एकदम चेंज देखने को मिलता है 1-1.5 साल वाला, उसमें क्या होता है बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही होती है मेटाफाइसिस की। और रैपिड ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, ब्लड सप्लाई। जितनी ज्यादा ग्रोथ है उतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, उतनी ज्यादा बैक्टीरिया के अंदर एंटर करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रैपिड ग्रोथ एट दी मेटाफाइसिस। वैसोस्पाज्म मतलब क्या, इसका मेटाफाइजल हेमरेज का उल्टा, हेमरेज मतलब ब्लड वेसल रप्चर हो गई, और वैसोस्पाज्म क्या का मतलब क्या हो गया कि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई, यानी नैरोइंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू द परसिस्टेंट सॉरी नैरोइंग ऑफ द आर्टरी ड्यू टू परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल जो अपनी अपनी ट्रेवल कर रही थी, इनका परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, तो ये क्या हो जाए, अगर ये जो अपने साइज में शॉर्ट हो जाए, वैसे ही इसी वजह से दिक्कत हो रही थी कि यहाँ पर साइज शॉर्ट हो रहा था, अगर ये साइज और शॉर्ट हो गया तो और बैक्टीरिया को एरिया क्या मिल गया, प्रोन मिल गया। यानी दोनों गड़बड़ है, अगर बैक्टीरिया छोटी हो रही है वेसल्स तो भी बैक्टीरिया फंसने के चांसेस, और रप्चर होकर फट जा रही है तो भी बैक्टीरिया ट्रेवल करने के चांसेस है। दोनों केस में बैक्टीरिया आपके ट्रेवल इजिली कर सकते हैं। और एनोक्सिया का मतलब समझते हो कि क्या चीज, कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, और आप जानते हो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी फ्रेश न्यूट्रिशन नहीं आएगा, यानी प्रॉपर ब्लड ट्रेवल नहीं कर रहा, और ब्लड ट्रेवल नहीं करेगा तो बैक्टीरिया अगर एक बार एंटर कर गया तो WBCs वगैरह जो से मारने वाली चीजें हैं वो इजिली वहां नहीं पहुंच पाएंगी। तो बैक्टीरिया को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, किसकी चीज के लिए, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे, पांचों पॉइंट थे अभी तक, जिन्हें हमने एक एक करके समझा। क्या क्या समझा, हेयर पिन बैंड ऑफ द मेटाफाइजल वेसल, जिसे अच्छे से समझा, मेटाफाइजल हेमरेज को जाना, डिफेक्टिव फैगोसाइटिस को जाना, रैपिड ग्रोथ एट द मेटाफाइजल एंड क्यों रीजन है वो भी हमने समझा, वैसोस्पाज्म रीजन समझा, और हमने एनोक्सिया रीजन भी समझा कि ये कॉमन रीजन बन जाते हैं जिनकी वजह से क्या होता है आपका, कि इजीली आपका जो ब्लड है जो आपको ऑस्टियोमाइलिटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी सर, बिल्कुल कॉमन है, सिंपल सी बात है कि बिल्कुल एक बेसिक अगर हम दिमाग लगाएं बच्चों जैसा, तो जो बैक्टीरिया वहां जाएगा वो वहां पर ट्रेवल करेगा, वो वहां फंस जाएगा, वो अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, और वो ग्रोथ कर, अब सीधी सी बात है कि सर बहुत बच्चे पढ़ के आए हैं कि जब बैक्टीरिया आएगा तो वहां पर कौन पहुंचेंगे सबसे पहले, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, यानी आपके न्यूट्रोफिल्स है ना, आपके कौन 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 पहुंचेंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाएंगे, आपके है ना वेसोफिल्स पहुंच जाएंगे, ईस्नोफिल्स पहुंच जाएंगे, यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पहुंचेंगे। क्योंकि उनका काम है कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC इंक्लूडिंग न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स दैट रिलीज्ड ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो अब वहां पर जो इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा कि सर वो अगर बैक्टीरिया को मार देंगे तो इन्फेक्शन ठीक हो गया, तो ऑस्टियोमाइलिटिस हुआ ही नहीं। अगर वो बैक्टीरिया को नहीं मार पाए तो क्या करेंगे, बैक्टीरिया उनको मार देंगे। तो वो जो सेल डेब्रिस है मरे हुए वो वहीं पड़े हैं, कुछ बैक्टीरिया भी मरे होंगे तो वो भी वहीं पड़े हुए हैं, आसपास का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं तो आसपास का स्ट्रक्चर खत्म कर रहे होंगे वो भी वहीं है, तो वो सब मिलके क्या बनाती हैं, पस। और तो हमने बात करा वो ही पस फॉर्मिंग होगा, है ना। तो द इन्फेक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिस दैट इज पस एट द रीजन ऑफ मेटाफाइसिस, क्योंकि मेटाफाइसिस पे ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। और पस एब्सिस क्यों फॉर्मेशन हो गई, मैंने आपको पूरी अभी समझाई 2 लाइन में। जितने स्ट्रक्चर सब मरे हुए हैं सभी को जो पस बोलते हैं, सभी को सेल डेब्रिस बोलते हैं, यही सब क्या है, पस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि अब आप जानते हो कि बोन में तो उतनी जगह है, ऐसा तो है नहीं बोन में जो जगह प्रेजेंट है वो यही प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि अब एक्स्ट्रा जगह तो बनेगी नहीं, अब जब बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया या पस भी बनेगा, बैक्टीरिया भी हैं, तो बैक्टीरिया क्या करना, तो पस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, बोन के अंदर से क्या करेगा कि वो कोशिश करेगा कि इस बोन से पस बाहर निकले।
तभी तो जगह क्रिएट हो पाएगी बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए। अब जब भी पस को बाहर निकलना है, किसी भी चीज को बाहर निकलना होता है, तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा? वो रास्ता चुनेगा जिसमें जो इजीली ब्रेक हो जाए। कौन सा चुनेगा? कि बोन से इस बोन के अंदर से पस को बाहर निकलना है, तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा? जिसको जो लीस्ट रेजिस्टेंस है, जहां कम से कम उसे ताकत लगानी पड़े और इजीली ब्रेक हो जाए। जिससे क्या हो जाए? इजीली ब्रेक होकर जो इन्फेक्शन है, जो पस है, वो बोन से बाहर निकलने लग जाए। क्या हो जाए? जो आपका पस है वो आपका बोन से बाहर निकलने लग जाए। ठीक है, आपको दिखाता हूं। वो एक बोन, ये बोन के अंदर रीजन होता है सबसे जो कॉमन, जो सबसे एकदम रीजन होता है, वो होता है कॉर्टिकल रीजन ऑफ बोन। बोन का जो कॉर्टिकल वाला पार्ट होता है, एक सेकंड, सॉरी, कॉर्टिकल लिख रहा हूं, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। कॉर्टेक्स रीजन जो आपका होता है ना, वो आपका मोस्ट मतलब लीस्ट रेजिस्टेंस वाला रीजन है, रीजन होता है आपके लिए। क्या क्या पस को बाहर निकलने के लिए क्यों होता है, अभी बताता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर होता है, हाँ इसमें दिखा रहे हैं, ये कॉर्टिकल वाला पार्ट, ये जो इधर ये डाइफाइस और एपिफाइस के पास जो इधर का एरिया होता है ना, ये वाला, ये ध्यान रखना जब एक्सरे